नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि शानदार और जबरदस्त होगे। बिहार में फिर से एक ऐसी वैकेंसी आ चुकी है जो हर लोग, हर एज ग्रुप के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये वैकेंसी लगभग 10 से 15 साल बाद आपको देखने को मिल रही है। हम लोगों की लाइफ में तो ऐसी वैकेंसी कभी आई ही नहीं। हम बात कर रहे हैं बिहार परिचारी पोस्ट का, प्यून पोस्ट का। अब इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इसकी जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी, वर्क, सैलरी, इसके साथ साथ इजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म भरने के लिए किस तरह की आपकी इजिबिलिटी चाहिए, एग्जाम कैसे होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे बनाना होगा। देखो, ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, तो किसी भी स्टेट के लड़के इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3700 प्लस पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। लगभग 50 प्लस विभाग का ये वैकेंसी है। तो आइए कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, परिचारी जो पोस्ट होता है, इसकी सिलेक्शन जो है आपकी बीएसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है आपकी रिक्रूटमेंट कराई जाती है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और आपकी प्री मेंस करके 2 एग्जाम होती है। अब समझ लो, एक प्यून पोस्ट के लिए आपको 2 एग्जाम देना है, लेकिन एग्जाम का लेवल काफी आसान होता है और आपकी एग्जाम पे ही जो है सिलेक्शन कर लिया जाता है। इसके बाद कुछ नहीं है, बस आपको डीवी करानी है जो हर एग्जामिनेशन में होता है और आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाती है। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी, वर्क, सैलरी, इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले हम आपको इजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दें। देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। इस वीडियो को देखने के बाद से ये डिसाइड कर पाइएगा कि ये आपके लिए नौकरी है कि नहीं है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए, आपसे क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास मांगा जा रहा है। किसी भी जो है एग्जामिनेशन बोर्ड से आपने 10th किया है कहीं से भी, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें एज की बात करें तो 18 से 37 साल एज नॉर्मल मांगा जा रहा। लेकिन वहीं अगर यू आर ईडब्ल्यूएस, मेल कैंडिडेट की एज 18 से 37 है, लेकिन वहीं अगर महिला है तो उसकी एज 18 से 40 है। ठीक है। वहीं ईबीसी, ओबीसी की महिला पुरुष दोनों का एज जो है, उनको 3 साल की छूट है, तो उनकी भी एज जो है 18 से 40 है। जबकि एससी एसटी कैटेगरी के महिला पुरुष की दोनों की एज में 5 साल की छूट है, तो उनकी जो है 18 से 42 एज ली जा रही है। ठीक है, एज काफी ज्यादा है। अब एज की काउंटिंग की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम एज जो है आपकी 1/8/2025 तक देखी जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपकी एज की गणना वगैरह की जा रही है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैक्सिमम मिनिमम एज जो है 1/8/2025 तक देखी जा रही है। अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी बात करेंगे थोड़ा सा आगे। सबसे पहले बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि मैंने बताया, फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, डीवी देना है, मेरिट देना है। अब थोड़ा सा सिलेबस को समझना होगा, क्योंकि इसमें आपका 2 एग्जाम है प्री मेंस करके। तो अभी जो है प्री के बारे में आपको डिटेल जानकारी दिया गया है। अब प्री का सिलेबस क्या है? प्री के सिलेबस में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पे 4 नंबर आपको दिया जाएगा और गलती करोगे एक क्वेश्चन तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो मतलब 1/4 आपकी निगेटिव है। 2 घंटे का एग्जाम होगा। कोई विकलांग हैंडीकेप्ट है तो उसको 20 मिनट और एक्स्ट्रा दिया जाता है, मतलब 2 घंटा 20 मिनट उसको समय मिलेगा। अब सिलेबस कुछ इस प्रकार है। मैथ से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी से जो है आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो होंगे आपके 10th का जो सिलेबस होता है उसी बेस पे रहता है। ये आपका प्री का जो है सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया। अब जैसे आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, तब जो है आपको मेंस के लिए अलग से फॉर्म भरवाया जाएगा और उसमें भी जो है लगभग यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। अब कितने गुना बच्चों को जो है मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा? तो देखिए, इसका 5 गुना, इस पोस्ट का 5 गुना, तो हो जाएगा 5 का 20, लगभग जो है 18,000 के आसपास लड़के जो है मेंस का फॉर्म भरेंगे
और एग्जाम देंगे। लगभग मेंस में भी जो है यही सिलेबस आपको देखने को मिलता है। ठीक है बाबू, इस बात को समझ गया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 2 एग्जाम है, प्री एग्जाम दोगे, ये प्री का जो है सिलेबस है, फिर मेंस के लिए आपसे अलग से फॉर्म भरवाया जाएगा। तो घबराना नहीं है कि अरे यार ये है वो है, बहुत नॉर्मल रहता है, बस थोड़ा सा डिटेल्स आपसे लिया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, अब मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स। देखिए डॉक्यूमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर थोड़ा सा भी अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आपकी जो है मान्यता रद्द कर दी जाएगी और कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगा। देखिए फॉर्म भरने के लिए नॉर्मल आपकी सिग्नेचर, फोटो और सर्टिफिकेशन का डिटेल्स वगैरह तो लगता ही है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं छूट के लिए, जो छूट क्लेम कर रहे हैं, जैसे स्पेशली एससी एसटी ये जो बच्चे हैं, इनको अपना निवास, ठीक है जी, और अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ये जो है अपना बिल्कुल बनवा लेना है। और कब का रहना चाहिए, ये फॉर्म भरने का हमने यहाँ पे लास्ट डेट लिखा है 26/9/2025। इस डेट के पहले का आपके पास रहना चाहिए और ये आपको लगने वाला है फॉर्म भरते समय, पहली बात। ठीक है, एससी एसटी वालों के लिए। वहीं दूसरा जो हो गया ईबीसी ओबीसी, या इसको BC1 BC2 भी बोलते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये इंश्योर हो जाइए कि आप किस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती कर देते हो तो फिर आपको डायरेक्ट यूआर में जनरल में काउंट किया जाएगा। तो इन बच्चों को भी जो है अपना 2 सर्टिफिकेट बनवा लेना है, निवास और अपना कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है जी, और इनको भी जो है फॉर्म भरते समय लगने वाला है। अब इनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट एनसीएल बनता है, नॉन क्रीमी लेयर। तो जिस तरह का आपका क्रीमी लेयर रहित हो या क्रीमी लेयर हो, तो आप उस तरह का सर्टिफिकेट बनवा लेना, ये आपका लगने वाला है। ठीक है जी, इसके बाद बारी आती है आपकी ईडब्ल्यूएस वालों की। देखो ईडब्ल्यूएस वालों को भी 10% का आरक्षण है, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी जो है अपना वैलिड सर्टिफिकेट बनवा लेंगे ईडब्ल्यूएस का। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके स्टेट का बना होना चाहिए, ब्लॉक स्तर का भी बना रहेगा तो चलेगा। मतलब कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वैलिड रहना चाहिए, सेंट्रल का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको बनवाना है। और ईडब्ल्यूएस वाले भी जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट और अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ठीक, इतना काम आपको करना है अगर आपको छूट चाहिए। इसके अलावा जो हैंडीकेप्ड है, जो आपके एक्स आर्मी मैन के नाती पोता है, ये सारे लोगों को जो है अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है और अच्छे तरीका से अपलोड करना है। सीधा सीधा शब्दों में लिखा है कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है या करेक्शन का डेट है या आगे डेट बढ़ता है, उसके पहले पहले का जो है आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। तो अभी फिलहाल में 26/9 तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो इसके पहले पहले का आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कितना पुराना, तो भाई साहब 2 साल 3 साल पुराना भी चलता है, लेकिन आप अगर सीरियस हो तो नया डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। इन लोगों को तो जो है ईडब्ल्यूएस वालों को 1 साल ही पुराना चलता है, क्योंकि इनमें बीटीए खेला रहता है। बाकी ईबीसी ओबीसी एससी एसटी वाला तो 2 3 4 साल पुराना रहेगा तो चलेगा, लेकिन ईबीसी ओबीसी वाले जो है कोशिश करें कि 3 साल के अंदर का डॉक्यूमेंट्स हो, अन्यथा आप नया बनवा लें। ईडब्ल्यूएस वालों का 1 साल के अंदर का चाहिए, तो आपको बिल्कुल बनवा लेना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। बस इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। अब ये मैंने पार्ट लिखा है जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी, वर्क, सैलरी। देखिए सैलरी जो है क्या रहती है, सबसे पहले बात करते हैं। ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है, ग्रुप डी की पोस्ट है। अब इसमें सैलरी का पे बैंड, पे ग्रेड नहीं लिखा है, लेकिन ये सारे पोस्ट जो है ग्रुप डी के हैं। लेवल 1 की नौकरी है, लेवल 1 की। तो इसकी जो है, इसकी बेसिक जो है आपकी 18,000 से स्टार्ट होती है। ठीक है जी, 18,000 से इसकी बेसिक स्टार्ट होती है लेवल 1 की। वही हम ग्रेड पे की बारे में बात करें तो 1800 ग्रेड पे की नौकरी रहती है। 1800 ग्रेड लेवल 1 की नौकरी है, लेवल 1 की नौकरी है, लेवल 1 की। तो इस प्रकार से जो है इसकी पर मंथ की अगर हम सैलरी बात करें तो लगभग 25 से 30 के अराउंड आपकी बनेगी। जैसे कि आप पंचायत सचिव बीएसएससी थ्रू के एलडीसी लेवल की जो वैकेंसी है उससे बनते हो, तो उसमें भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 के आसपास आती है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी लेवल 1 की नौकरी है, आपकी 25,000 के आसपास सैलरी आएगी। जैसे ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो लेवल 1 की नौकरी रहती है, आपकी सैलरी आती है उसी तरह।
अब सरकारी नौकरी है, इसमें सारी फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी, जो भी सरकारी प्रॉफिट है आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी, तो सैलरी समझ गए। अब जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी, वर्क। देखिए वर्क जो होता है आपकी ऑफिस वाली होती है, 10 से 6 अमूमन आपकी ड्यूटी रहेगी। अब बिहार में जितने सारे ऑफिस हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर के हो, चाहे आपके पटना में जितने सारे कर्मचारी स्तर का हो, चाहे आपके विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, जल विभाग, कृषि विभाग, किसी भी स्तर का हो, सारे विभाग में लगभग 53 विभाग के बारे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये सारी वैकेंसीज, और उसमें बताया गया है कि इस विभाग में इतने सीट खाली हैं। ठीक, तो ये सारे विभाग में प्यून का काम, मतलब प्यून का जो काम है, परिचारी जिसको बोलते हैं, वहीं आपको काम करना है। तो सबसे पहले तो वर्क टाइम 10 से 6 अमूमन आपकी रहेगी जो ऑफिस चलती है। संडे को छुट्टी भी रहेगा, हॉलीडे को हॉलीडे भी रहेगा। ठीक है, पहली बात। अगर हम बात करें कि वर्क क्या करना है, तो वर्क अमूमन इसमें क्या रहता है, जैसे कि ऑफिस को मेंटेन करके रखना, ऑफिस में छोटा बड़ा साफ सफाई हो गया इसको करके रखना, डेस्क तैयार करके रखना, जिस अधिकारी के अंडर में हो उसका जो है डेस्क वगैरह तैयार करके रहना, फाइल को इधर से उधर करना। इसके अलावा जो है चाय और आपकी जो चाय पिलाना, पानी पिलाना, जो वेटर का काम होता है, ये सब भी आपको करना होता है, जो आपके अधिकारी स्तर के लोग होते हैं उनको करना होता है। तो प्यून का काम अमूमन यही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आप अपने जिला में या अपने ब्लॉक में जाओगे तो देखोगे वहां पे जो है कोई पानी पिलाने वाला होगा, चाहे फाइल को इधर उधर करने वाला होगा, तो ये वही जो है काम करते हैं। अब ये सुन के आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे यार ऐसा काम है वैसा काम है। देखो, अगर आप एक प्यून भी बन जाते हो ना, तो जिस भी डिपार्टमेंट में रहोगे आपकी बहुत बड़ी जो है एक पहचान सी बन जाती है, और कोई भी काम जो होगा ना पब्लिक का, वो आप ही के थ्रू जो है होता है। भाई थोड़ा सा ये काम करवा दो, भाई थोड़ा सा वो काम करवा दो। तो ये मत समझो कि यार एक प्यून का तुच्छ नौकरी है, ऐसा नहीं है। भले ग्रुप डी लेवल की नौकरी है, लेकिन अच्छी खासी सैलरी और अच्छी खासी रुतबा वाली नौकरी है। 10 से 6 कहने के लिए नौकरी है, 10 से 4 आपको रहना है। उसके बाद संडे सैटरडे छुट्टी रहता है, हर हॉलीडे पे छुट्टी रहता है। पुलिस की तरह ये नहीं है कि आपको हफ्ते में 7 दिन काम करना है, और नॉर्मल काम भी रहता है। ये भी नहीं है कि आपको जो है सिर पे बोरा लेकर ढोना है। और सिलेक्शन प्रोसेस तो देख ही रहे हो, काफी आसान है। तो ये बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके जॉब प्रोफाइल और सैलरी भी समझ गए होंगे। अब ये एक कंप्लीट वीडियो है जो कि आप हर एस्पेक्ट से, जो कि आपको मैंने हर एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश किया है। लेकिन फिर भी यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्वेरी बन रहा तो आप लोग पूछ सकते हो, और फॉर्म को जरूर भरना है यदि आप एलिजिबल हो रहे हो तो। जय हिंद।